बोलते हैं। याद रखिएगा, फार्माकोग्नोसी मीन्स क्रूड ड्रग की स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जानना फार्माकोग्नोसी कहलाता है। और इसके अलावा हम उस क्रूड ड्रग की हिस्ट्री प्राप्त करते हैं, उसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन के बारे में जानते हैं कि हमने उस क्रूड ड्रग को किस प्रकार से निकाला है। उसके बाद कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट, और उसे मार्केट तक भेजने का जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितनी भी प्रोसेस होती है, उसे हम फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत देखते हैं। तो ये हो गई फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन। समझिएगा बेसिकली फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत हम क्रूड ड्रग्स की स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इसके अलावा हम उसकी हिस्ट्री को, मेथड ऑफ कल्टीवेशन को, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली फार्माकोग्नोसी। नोट पॉइंट है, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मेकोन, अ ड्रग, एंड गिनोसो, टू एक्वायर द नॉलेज। यानी कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जो कि टू वर्ड से डिराइव्ड है। फार्मेकोन यानी कि उसका मतलब होता है ए ड्रग, और गोनोस्को यानी टू एक्वायर द नॉलेज, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करने की, यानी ड्रग के नॉलेज को एक्वायर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट, फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत हम बेसिकली क्रूड ड्रग को देखते हैं, और वो क्रूड ड्रग किससे मिला है, प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, एंड मिनरल ओरिजिन से मिलेगा। तो उस सारी चीजों को जानना भी क्या होता है, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत आता है। तो आइए हम सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में जानते हैं। सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होंगे, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में और डिटेल, जो भी इसकी और डिटेल होगी वो आगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको डिटेल इसमें मिलेगी, क्योंकि जो भी इसके क्रूड ड्रग्स जो भी हमने इसमें एग्जाम्पल दे रखा है वो बाद में हमें अलग से पढ़ने हैं। तो अभी इसका हम आउटलाइन देख लेते हैं, कहां कहां से हमें क्रूड ड्रग मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सोर्स। तो प्लांट सोर्स में नीम, बबूल, तुलसी, सैफरन और क्लोव। यानी कि प्लांट सोर्स में नीम आप सभी लोगों को पता होगा कि नीम की पत्तियां यूज कीजिए, या स्टेम यूज कीजिए, या उससे एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज कीजिए। सारी चीजें क्या है, प्लांट सोर्स के रूप में यूज की जाती है। इसके अलावा बबूल टूथपेस्ट वगैरह बनाने में यूज किया जाता है बबूल का। इसके अलावा उसका क्या काम होता है, तो उसका काम क्या होता है, लुब्रिकेंट की तरह भी इसका यूज किया जाता है। तुलसी आप लोगों को पता है, तुलसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि कोरोना काल में यानी कि कोरोना के दौरान तुलसी का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है, प्लांट सोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैफरन यानी केसर का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और क्लोव का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये हो गया प्लांट सोर्स। इसके बाद हम जानेंगे एनिमल सोर्स। हनी बी, बी वैक्स, सिल्क, इंसुलिन, शार्क लिवर, आयल। यानी हनी बी का यूज कैसे किया जाता है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें से मधु निकलता है, उसी का यूज किया जाता है, उसका भी यूज किया जाता है, सर्दी खांसी वगैरह में यूज किया जाता है। बी वैक्स का यूज कैसे किया जाता है, तो बी वैक्स का यूज बेसिकली मोमबत्ती वगैरह को डिजाइन करने के लिए, या बच्चों को मालिश करने के लिए भी बनाया जाता है। यानी जो भी बच्चे का मालिश करने वाला ऑयल वगैरह होता है उसमें बीवैक्स डाला जाता है, क्योंकि बीवैक्स जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए हम बीवैक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा सिल्क आ गया, इंसुलिन और शार्क लिवर आयल का भी यूज किया जाता है एज अ सोर्स के रूप। फिर मिनरल सोर्स की अगर बात करें तो मिनरल सोर्स में कौन आता है, चाक, बेंटोनॉइट, टाल्क, क्योलिन्स, फुलर्स, अर्थ। तो इसमें चाक आप लोग जानते ही हैं, चाक कैल्शियम कार्बोनेट्स बना होता है, तो उसका जैसे जैसे यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में उस प्रकार आप देख लेंगे आगे। नेक्स्ट बेंटोनॉइट क्या होता है, बेसिकली इसका यूज किसमें, पेस्ट को बनाने के लिए, लोशन, क्रीम को बनाने के लिए इसका किसका यूज किया जाता है, बेंटोनॉइट्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके पास एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए इसका यूज पाउडर के रूप में भी किया जाता है, पाउडर बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद टाल्क, आपको पता ही होगा, टाल्क पाउडर, टाल्कम पाउडर आता है उसमें यूज किया जाता है। क्योलिन आपको अलग से बहुत ही ज्यादा पढ़ना है, इसके बारे में काफी डिटेल इसकी पढ़नी है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योलिन का यूज यह एक एक्सिपिएंट के रूप में यूज किया जाता है सॉलिड एंड लिक्विड प्रिपरेशन में। जो भी हमारी सॉलिड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है उसमें यूज किया जाता है एज अ एक्सिपिएंट के रूप में, और रेडिएशन ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, रेडिएशन के वजह से हमारे माउथ में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको भी दूर करने के लिए क्योलिन का उपयोग किया जाता है। फिलर्स अर्थ यानी कि बेंटोनॉइड्स की तरह ही होता है, इसका भी बेंटोनॉइड्स जैसे यूज किया जाता है वैसे ही इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रूड ड्रग क्या है, एंटीबायोटिक्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या मिलता है, एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स की तरह ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। नेक्स्ट मराइन से
साल्ट और प्रोटोजोआ इटीसी, यानी कि साल्ट और प्रोटोजोआ हमें मिलता है, वो भी क्रूड ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारे सोर्स हो गए, सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, ये सारी चीजें सोर्स के बारे में हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार इसको पूछा गया है। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट होता है उसमें भी कई बार ये पूछा गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, आप लोगों को अभी बता रहे हैं, इसके आगे आप पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पढ़ेंगे, द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स 460 to 360 BC नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रीक फिजिशियन, एक ग्रीक की फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स साहब हैं जिन्होंने 460 to 360 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, और इन्हें ही फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नहीं, फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोला जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स। एक बार क्वेश्चन आया था एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कि फादर ऑफ मेडिसिन, तो उसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बी पॉइंट देखें, एरिस्टोटल द रिनोन्ड फिलोसोफर 384 to 322 BC इज वेल नोन फॉर द स्टडी ऑन एनिमल किंगडम। अगर एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने एक प्रसिद्ध फिलोसोफर है जिन्होंने 384 to 322 बिफोर क्राइस्ट इज वेल नोन हिज स्टडी ऑन एनिमल किंगडम, जिन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया था, और फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है, एरिस्टोटल को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, थियोफ्रेस्टस 370 to 287 BC फॉर द प्लांट किंगडम, और थियोफ्रेस्टस साहब हैं जिन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी किया था, प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी किया था। ये जो भी हम साइंटिस्ट के नाम ले रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट टी पॉइंट, पैडनियस डियोस्कॉरिडस जिन्होंने 40 to 80 AD, AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, अ ग्रीक फिजिशियन इन 78 AD डिस्क्राइब्ड सेवरल प्लांट एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंट इन द डी मेटेरिका मेडिका। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी डी मेटेरिका मेडिका, उसमें इन्होंने मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा था। इसके अलावा ये जो बुक थी इनकी, यानी डी मेटेरिया मेडिका, इस इन्होंने 1500 साल से ज्यादा तक इनकी बुक चली गई, यानी कि 1500 साल से ज्यादा देर तक, यानी कि ज्यादा समय तक इनकी बुक को पढ़ा गया। और इसमें टोटल कितने वॉल्यूम थे, इसमें टोटल 5 वॉल्यूम थे। और इसी बुक को, यानी डी मेटेरिया मेडिका को, डी मेटेरिया मेडिका को ही क्या बोला जाता है, प्रिकर्सर ऑफ फार्माकोपिया। प्रिकर्सर ऑफ फार्माकोपिया किसे बोला जाता है, तो डी मेटेरिया मेडिका को प्रिकर्सर ऑफ फार्माकोपिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, प्लेनी द एल्डर 23 to 70 AD यानी आफ्टर डेथ, हु कंप्लाइड 37 वॉल्यूम ऑफ द नेचुरलिस हिस्टोरिया, यानी कि प्लेनी द एल्डर जो थे ये इन्होंने एक बुक लिखा था नेचुरलिस हिस्टोरिया, जिसके अंतर्गत 37 वॉल्यूम था। इन्होंने क्या 37 वॉल्यूम इसको डिवाइड किया था और नेचुरलिया हिस्टोरिया को बारे में लिखा हुआ था। ग्रीक फार्मासिस्ट गैलेन 131 to 200 AD after that described the various method of the preparation containing the active constituent of the crude drug। इसके बाद साइंटिस्ट हैं गैलन साहब, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ड्रग, यानी कि क्रूड ड्रग को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे अलग किया जाता है, ये सारे मेथड को बताया था कौन, गैलन साहब ने बताया था। ठीक है, तो उसके अलावा उसके बाद हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ द डीलिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल ड्रग इज नोन एज गैलेंशियन फार्मेसी। जहां पे क्रूड ड्रग को निकाला जाता है, यानी क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके केमिकल्स को, उसे क्या बोलते हैं हम, गैलेंशियन फार्मेसी बोलते हैं, यानी कि गैलन के नाम पे रख दिया गया। आप लोगों को पता है गैलन ने प्रिपरेशन मेथड बताया था किसका, क्रूड ड्रग का, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया क्या, गैलेंशियन फार्मेसी। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडियन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन द डेटेड बैक टू 3500 BC and before Christ, the curative properties of the plant has been mentioned in the सुक्तास ऑफ द ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। यानी कि अगर बात करें हम तो 3500 BC अगर हम बैक जाएं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो भी मेडिसिनल प्लांट है इसकी स्टडी हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलती है। यानी कि हिंदू सिस्टम का ऋग्वेद और अथर्ववेद क्या है, ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत क्या मिलता है हमें, ऋग्वेद और अथर्ववेद में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। ठीक, नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें, आयुर्वेदिक हैज आल्सो डिस्क्राइब द गुड नंबर ऑफ द प्लांट विद दियर थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। यानी आयुर्वेदिक भी क्या है, आयुर्वेदिक जो सिस्टम हमारा है वो उसमें भी क्या
हमारे डिजीज को क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा थेरेपेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। द एंशियंट वेल नोन ट्रेटरीज इन आयुर्वेदी द चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर रिटेन बाय द चरक एंड सुश्रुत रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में चरक संहिता और सुश्रुता संहिता को लिखा गया है, जिसको लिखने वाले थे चरक और सुश्रुता, मतलब कि दोनों लोग ने आपस में इसको लिखा था। ये हो गया हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम यानी कि हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट अगर बात करें स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। द क्रूड ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड ओनली अ स्मॉल नंबर कम्स फ्रॉम द एनिमल एंड मिनरल ऑरिजिन। यानी कि द क्रूड ड्रग होता है वो हमारे प्लांट्स और स्मॉल नंबर कम एनिमल, प्लांट से बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो भी हमारा क्रूड ड्रग्स होता है प्लांट से बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एनिमल्स और मिनरल्स ऑरिजिन से भी पाया जाता है। पीछे हमने पढ़ा था क्रूड ड्रग की ओरिजिन के बारे में, कहां कहां से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोग्नोसी हैज द वाइड एंड द ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड इट्स ब्रांच ऑफ देम आर गिवन फॉलोइंग। सबसे पहला क्या है, कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। यानी कि डोमेस्टिकेशन यानी मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में भी फार्माकोग्नोसी यानी स्कोप है। एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल, एनालिसिस और फाइटोकेमिकल में भी फार्माकोग्नोसी का बहुत ज्यादा ही स्कोप होता है। प्रिपरेशन एंड जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन में भी फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। द स्टेरॉयडल इंडस्ट्री, नेक्स्ट हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्बल प्रिपरेशन और जो हर्बल मेडिसिन बनाई जाती है वो पूरा कंप्लीट फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट अगर फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स के रूप में भी जो भी हमारा क्रूड ड्रग निकाला जाता है उसको फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम के रूप में भी यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चरिंग के रूप में भी फार्माकोग्नोसी का बहुत ज्यादा स्कोप है। नेक्स्ट फाइटोमेडिसिन और नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये सारे जितने हमने पढ़े ये क्या है, इसके इस बारे में स्कोप है। आप इसके बारे में पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं अपने मन से। अगर आप लोगों को पूछ लिया जाता है स्कोप, तो ये अगर पॉइंट्स आपको याद हैं 1 to लेके 9 जितने भी पॉइंट्स है, अगर आपको पॉइंट्स अगर याद है तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। टिश्यू कल्चरिंग के बारे में लिख सकते हैं आप, कुछ चीजें हैं जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने इसमें मेंशन कर रखा है, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। पहला है एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल। मेनी बायोएक्टिव बायोमोलिक्यूलर एंड एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रूड ड्रग। यानी कि मेनी बायोएक्टिव बायोमोलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करना प्लांट से, वो किसके अंतर्गत आता है, एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल्स के अंतर्गत आता है। दे आर एनालाइज्ड बाय द मॉडर्न टेक्निक सच एज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि TLC। यानी कि मॉडर्न टेक्निक किसी भी ड्रग को एनालाइज करने के लिए किसके थ्रू एनालाइज किया जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPL और गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी क्या किया जाता है, ड्रग को एनालाइज किया जाता है। यही क्वेश्चन आया था पिछली बार जब भी फार्माकोलेटरल एंट्री का पेपर हुआ था, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सी टेक्निक है यानी कि जो एनालिसिस में हेल्प करती है। तो ये ऑप्शन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी होगा, HPL भी होगा और गैस क्रोमेटोग्राफी भी होगा। ये सभी ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन के बारे में, तो हर्बल मेडिसिन हैव बिकम मोर पॉपुलर इन रिसेंट ईयर बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट दिस डू नॉट हैव एन टॉक्सिक ऑन द साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू द मॉडर्न मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन आप लोगों को पता है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन उसे हर्बल मेडिसिन भी बोलते हैं। तो हर्बल मेडिसिन का मतलब क्या, प्योर प्लांट से पाई जाती है, प्योरली हम प्लांट से निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हर्बल मेडिसिन बोलते हैं। बहुत ज्यादा ये रिसेंटली ईयर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूज हुआ है। आप लोगों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19 पेंडेमिक, इसके दौरान जो था हर्बल मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हर्बल मेडिसिन में क्या आ गया, यानी कि गिलोय जूस का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। इसके अलावा गिलोय जूस और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स, अदर प्लांट्स भी हैं जिसका यूज, एलोए जूस का भी बहुत ज्यादा यूज हुआ था क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है ये सारे चीजें। तो इन सब का चीजों का हर्बल मेडिसिन के रूप में बहुत ज्यादा ही यूज हुआ था। और इनका जो साइड इफेक्ट्स है या टॉक्सिक इफेक्ट है बहुत ज्यादा ही क्या कम होता है एज कंपेयर टू। तो अगर हम देखें एलोपैथिक में, तो एलोपैथिक से इनका जो सर्टिफिकेट या टॉक्सिक इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए हर्बल मेडिसिन प्रिपरेशन और हर्बल मेडिसिन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही फार्माकोग्नोसी का स्कोप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, टिश्यू कल्चरिंग। प्लांट टिश्यू कल्चर ब्रॉडली रेफर्ड टू द इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट सीड एंड वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन एम्ब्रियो टिश्यू एंड सिंगल सेल प्रोटोप्लास्ट। यानी कि प्लांट
कर सकते हैं या अपने मन से अलग से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ द एरोमेटिक प्लांट्स which are extensively used as the flavoring agent, perfume, spicy and medicinal, अजवाइन, लेमन ग्रास etc। तो इसके अलावा जो हमारा क्रूड ड्रग्स होता है या हमारा जो फार्माकोग्नोसी में जो प्लांट की स्टडी करते हैं उससे क्या मिलता है, फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे एक्सटर्नली यूज इन द फ्लेवरिंग एजेंट, जिसका यूज क्या किया जाता है, हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, परफ्यूम के रूप में यूज करते हैं, स्पाइस में यूज करते हैं। स्पाइसी में क्या यूज करते हैं, स्पाइसी में मेनली क्या, यानी कि फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट मेडिसिन अजवाइन, जिस एग्जांपल क्या है इसका, अजवाइन, लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम एजेंट। ये टोटल हमने 5 पॉइंट को डिस्कस किया है। इसके अलावा आप जो हमने 9 हेडिंग मेंशन कर रखी है उसमें से आप जितने पॉइंट आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहे हैं आप उसको एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगले बात करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमने फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन देखा था और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में डिटेल पढ़ा था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का सेकंड चैप्टर, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कि फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया ड्रग को जानते हैं। तो चलिए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। ड्रग आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचुरल हर्बल सोर्सेज आर सिंथेटिक सोर्सेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रग क्या होता है। ड्रग हुआ एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमें हर्बल सोर्सेस या नेचुरल सोर्स से मिलता है या सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि या तो आप हर्बल नेचुरल या हर्बल यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त करें, या सिंथेटिक या तो आप लैब में बनाएं। तो वो जो भी ड्रग होता है या तो वो नेचुरल या हर्बल सोर्स से होगा या सिंथेटिक सोर्स से होगा। अगर फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी में मेनली हम ड्रग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मेनली नेचुरल और हर्बल सोर्स से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये होता है फार्माकोग्नोसी के अंदर का ड्रग की डेफिनेशन। टेक्निकली एंड लीगली द टर्म ड्रग एज डिफाइंड इन द इंडिया अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 रीड एज फॉलो। टेक्निकली और लीगली जो ड्रग है वो डिफाइन किया गया है किसके द्वारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द्वारा। वो नीचे दिया गया है कि उसका मतलब क्या है, ड्रग का मतलब क्या है। तो आइए हम जानते हैं उसका मतलब क्या है। तो ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स are animal and all substances intended to be used for are in diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease in the human being are animal। यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती है या तो वो इंटरनली यूज किया जाएगा या तो एक्सटर्नली यूज किया जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा उसका काम क्या होता है, डायग्नोसिस करना, डायग्नोस का काम करना होता है, ट्रीटमेंट का काम करना होता है, मिटिगेशन और डिजीज से हमें बचाने का काम करता है। इन ह्यूमन बीइंग आर एनिमल, या तो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो। तो सबसे मेन पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कोई भी मेडिसिन है या तो इसका एक्सटर्नल यूज होगा या तो इंटरनल यूज होगा। आप बता सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल यूज का एग्जांपल। चलिए हम बताते हैं आपको एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपको कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी ड्रग लेंगे तो क्या होगा, इंटरनली यूज हुआ। आप क्या ले रहे हैं, इंटरनली लेंगे, माउथ के थ्रू क्या लेंगे, इंटरनल लेंगे। और उसके अलावा अगर मान लीजिए बाहरी सरफेस पे कोई चोट लग गई या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गए जिसपे क्रीम वगैरह आप अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। वो ड्रग कैसे हो गई, एक्सटर्नल यूज हो गई। तो ये बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में हो गया। इसके अलावा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी काम करता है हमारा ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट अगर पढ़े हम, such substance other than the food intended to affect the structure of any function of the human body are intended to use for the destruction or vermin or insect which cause the disease in a human being or animal as may be specified for the time to time by the central government by notification in official gazette। यानी कि वो सारे सब्सटेंस जो फूड के अलावा वो सारे सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं या ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट कॉज करते हैं, या तो वो कोई अदर पार्टिकल्स हो या कोई इंसेक्ट्स हो। वर्मिन्स और इंसेक्ट दोनों एक ही चीज है, जिससे वो ह्यूमन बीइंग को क्या बना देता है, कॉज कर देता है या डिजीज कॉज कर देता है, जिसका नोटिफिकेशन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती रहती है ऑफिशियल गैजेट में। जैसे आप कोविड-19 के बारे में ही देख लीजिए। अगर कोविड-19 की बात करें तो क्या है, हमारे फूड के अलावा ये पार्टिकल है ना, ये फूड में तो आएगा नहीं, तो ये अदर देन पार्टिकल है। अदर पार्टिकल है, ये हमारी बॉडी में इंटर करता है और हमें क्या, डिजीज कॉज करता है। अगर ये डिजीज कॉज करता है तो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। उसके बारे में क्या इसका प्रिवेंशन होगा, कैसे इससे बचा जा सकता है या कैसे इसको दूर हटाया जा सकता है,
इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सारी चीजें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में बताती रहती है हमें। तो यही इसके इस पॉइंट कहने का मतलब यही है, आप इसको कोविड-19 से लिंक करके आप डायरेक्टली इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ईच ड्रग बिकॉज they are not similar in the many aspect like the chemical, mode of action, morphological etc. If we are not classified them, we face many problem that in the drug identification, drug adverse effect and drug action. अगर सबसे पहले बात करें तो क्लासिफिकेशन, ड्रग का क्लासिफिकेशन करना क्यों आवश्यक है? ड्रग का क्लासिफिकेशन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी ड्रग के ना तो केमिकल नेचर सेम होंगे, ना तो मोड ऑफ एक्शन सेम होगा और ना ही मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होगा। अगर ना तो केमिकल सेम है, मॉडिफिकेशन सेम है और मार्फोलॉजिकल सेम है, अगर ये सेम ही नहीं है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? उसी को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन की मदद लेनी पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हम जो क्रूड ड्रग होता है या हमारा जो ड्रग है उसके केमिकल नेचर को, मोड ऑफ एक्शन को और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को पहचानने के लिए क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें ड्रग का। ठीक है, बेसिकली आप समझ लीजिएगा कि ड्रग का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है। तो ड्रग का क्लासिफिकेशन उसका केमिकल नेचर, मोड ऑफ एक्शन और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को जानने के लिए किया गया है, क्योंकि अलग अलग ड्रग अलग अलग वर्क करती है, आप सभी लोगों को पता है। अलग अलग ड्रग जो होगी अलग अलग तरह से काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ा है। नेक्स्ट अगर बात करें, फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द ड्रग विथ ईच अदर क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन मेनी वे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन, ड्रग को आइडेंटिफाई करने और सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से रिक्वायर्ड होता है, यानी कि मेनी वे क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारे क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया ड्रग को, तो उसको समझते हैं। तो अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात करें तो क्लासिफिकेशन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली लैंग्वेज बेसिस है, किस लैंग्वेज में कहाँ पे ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है, उस हिसाब से हम अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जानते हैं। ये हो गया अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे My galaxy, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि स्पीसीज, जीनस, क्लास, फैमिली, ये सारी चीजें जो है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको डिवाइड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है? उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि जो आप लोगों को मैंने एक बार बताया था मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेन का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया था, जिसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो एग्जांपल जरूर आप देख लीजिएगा, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, उसका एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसकी मार्फोलॉजिकल स्टडी की जाती है, यानी आउटर अपीयरेंस क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल यानी कि उसका वर्क क्या होता है? अलग अलग होता है, हमारी बॉडी में अलग, यानी कि हमारे लिए बुखार के लिए अलग दवा आती है। ठीक है, उसके अलावा पेट दर्द के लिए अलग दवा आती है, हेडेक के लिए अलग दवा आती है, तो सारी सभी चीजों की दवा अलग अलग आती है, इसलिए उसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ड्रग का उसके बेसिस पे उसका वर्क क्या है उस बेसिस पे हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब बेसिकली एक किसी भी ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किसी भी ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कौन सा केमिकल बहुत ज्यादा ही जरूरी है, वो सारे बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कीमोटेक्सोनोमिकल मतलब इसमें केमिकल्स के साथ साथ उसके टेक्सोनोमिकल अरेंजमेंट को ही दोनों क्लासिफिकेशन अगर एक साथ जोड़ के हम बनाए जो भी क्लास उसे बोलते हैं कीमोटेक्सोनोमिकल, जिसमें केमिकल की भी स्टडी की जाती है और टेक्सोनोमिकल मतलब स्पीसीज, फैमिली और जीनस की भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें सेरोटोनोमिकल क्लासिफिकेशन। सेरोटोलॉजी यानी कि बेसिकली क्या है? डायग्नोसिस बेस्ड है। इसमें क्या किया जाए? बेसिकली डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद हम टेक्सोनोमिकल अरेंजमेंट करते हैं। किसी भी ड्रग है, कोई भी ड्रग है, ड्रग के नेचर में हम डायग्नोस करेंगे। बेसिकली क्या? प्रोटीन के नेचर को डायग्नोस किया जाता है,
सेरोटैक्सोनॉमी में बेसिकली प्रोटीन के नेचर को डायग्नोस किया जाता है। तो प्रोटीन को हम डायग्नोस करेंगे, उसके बाद हम इसको टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर देंगे। तो ये सारी चीज हो गई हमारे क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी लोगों के जितने भी मैंने पॉइंट बताए क्या क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन, केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेरोटोक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आगे हम सबसे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? Alphabetical classification is the simplest way of the classification of any disconnected or alphabetically similar crude drug. That means the crude drug which are belong to the similar alphabet, then it places the similar group. Crude drug are arranged in the alphabetical order of their Latin or English names, common name or sometimes local language name, vernacular names के भी नाम से जाना जाता है। बेसिकली अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है क्लासिफाई करने का। सबसे पहला याद रखिए सिंपलेस्ट वे है क्लासिफाई करने का, जो कि डिस्कनेक्टेड अल्फाबेटिकली सिमिलर क्रूड ड्रग को एक साथ एक ग्रुप में अरेंज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सिमिलर अल्फाबेट, इन कभी कभी ये भी होता है इसमें कि अल्फाबेटली जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं उसको क्या करता है, सेम ग्रुप में रख दिया जाता है। इसके अलावा हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारे नेमिंग सिस्टम होता है, जैसे लैटिन नेम हो गया, कॉमन लैटिन नेम्स हो गया, फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया या ग्रीक लैंग्वेज हो गया, तो जो इसके अकॉर्डिंग जो भी क्रूड ड्रग होगी उसको क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यह बुक के हिसाब से होता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज होती है और उसी लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्लासिफाई करें अगर इसको, तो इंडियन फार्माकोपिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया है जिसके अंतर्गत जो ड्रग को क्लासिफाई किया गया उस किस लैंग्वेज में किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में। ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया में भी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को भी इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स जिसको हम इंग्लिश में करते हैं, और ब्रिटिश, उसके बाद यूरोपियन फार्माकोपिया लैटिन में, और फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस लैटिन में होता है। इसमें कुछ हमने 4-5 पॉइंट दे रखा है। इसके अलावा आपको नोट्स में जो इसका कंप्लीट है क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का जो बुक का है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, जहाँ जो आप notescard.com साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। तो ये सारे हमने पॉइंट रख रखा है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया इंग्लिश में, ब्रिटिश फार्माकोपिया इंग्लिश में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इंग्लिश में, ब्रिटिश फार्माकोपियल इंडेक्स इंग्लिश में होता है। इसके अलावा यूरोपियन फार्माकोपिया आता है जो किस लैंग्वेज में है, तो लैटिन लैंग्वेज में है। फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस्ट जो है वो किस लैंग्वेज में है, तो वो भी लैटिन लैंग्वेज में है। आप जरूर नोट्स को एक बार देखिएगा, इसका नोट्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट्स को दिए, क्योंकि पीपीटी में या इस लेक्चर में पूरा पॉइंट कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो चीजें समझ में नहीं आनी है उस चीज को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और आपको आगे की चीज इजिली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, इन दैट क्लासिफिकेशन ड्रग आर classified on the basis of their division, class, subclasses, order, family, genus or species. It is the type of the biological classification and restricted mainly to the crude drug from the plant source. It is the criticized for its failure to recognize the organized or the unorganized nature of the crude drug in their morphological studies. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन, ये जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस है, आप लोगों को मैंने बताया था टेक्सोनॉमिकल स्टडी में क्या होता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, सब क्लासेस, क्लास और डिवीजन के बारे में स्टडी किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है और उसके बाद उस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। यानी कि आप लोगों को पता है हर एक क्रूड ड्रग का, यानी कि हर एक क्रूड ड्रग है वो मिलता किससे है, प्लांट से। टेक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है मेनली बेस्ड होता है प्लांट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, प्लांट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही इसको रखा गया है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी प्लांट है अगर वो सेम फैमिली का है तो उसको एक फैमिली यानी कि एक ग्रुप में रखा जाएगा, अलग अलग फैमिली को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। इसी प्रकार स्पीसीज के अकॉर्डिंग, जीनस के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीजें रखी जाती है, ये होता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल जानते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए, मोनोकोटिलिडन्स। सबसे हम बात करेंगे पहले मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स में क्या है, तो मोनोकोटिलिडन्स में पोएल्स या ग्रामिनी फैमिली। पोएल्स ये क्या है, ऑर्डर हो गया, फैमिली ग्रामिनी हो गई, और इसके अंदर ड्रग जो है वो क्या हो गया, मेज हो गया, मेज, व्हीट और राइस।
मेज, व्हीट और राइस क्या हो गया, इसका ड्रग हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइकोटिलिडन्स में, तो रूटेल्स, इसके अलावा रूटेल फैमिली रूटेसी होती है, और उसके बाद से लेमन पिल, इसका ड्रग क्या है, लेमन पिल, बिल पिल, ऑरेंज पिल, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऑर्डर जो है ये पोएल्स यानी कि ES आ रहा है। तो आप लोग जनरली याद रखिएगा कि जो ऑर्डर्स का होता है, ऑर्डर्स का जो लास्ट होता है सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ES, एल्स, LES होता है, LES होता है, पोएल्स होता है। और फैमिली जो होती है ग्रामिनी, AE होता है, ACEAE होता है। ये क्या होता है, फैमिली का इंडिकेशन होता है, जो कि लास्ट में सफिक्स लगता है, आप लोगों को पता है ये सफिक्स होता है ACE। और जो ड्रग हो गया मेज, व्हीट, राइस, डाइकोटिलिडन्स में हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, डिवीजन अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म भी होता है। आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में है, बहुत सारा डिटेल में इसको दे रखा गया है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने इसको जो PDF है उसमें इसको डिटेल दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली अगर देखें, in this type of the classification the crude drug are divided into the part of the plant like leaves, fruit, flower, wood, bark, extracted gum etc। यानी कि इसमें जो ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है वो उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से किया गया है। जैसे लीफ हमें आंखों से दिखाई देती है, यानी कि वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसका। फ्रूट, फ्लावर्स, वुड, बार्क और एक्सट्रैक्ट गम, इसके हिसाब से हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वुड में अगर देखें सैंडलवुड, आप लोगों ने देखा होगा चंदन की लकड़ी सैंडलवुड, तो वो क्या हो गया, वुड से सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी। चंदन एक नाम नहीं है, चंदन की लकड़ी है वो नाम, आप लोग समझ मत लीजिएगा, चंदन की लकड़ी। फिर आता है बार्क्स मतलब अर्जुना और सिंकोना जो भी होता है ये ड्रग है वो किससे मिलती है, बार्क से मिलती है। इसके अलावा और एग्जांपल है फ्लावर, जैसे कि आप फ्लावर्स का एग्जांपल, ड्रग का एग्जांपल आप सभी लोगों को पता होगा, एक बार रिकॉल कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है, क्लोव। उसके अलावा रोज, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट लीफ, अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स में किस चीज का आप यूज कर सकते हैं, तो लीव्स में इसका एग्जांपल हो सकता है यूकेलिप्टस हो सकता है, कोका प्लांट्स हो सकता है, डिजिटलिस हो सकता है। उसके अलावा फ्रूट्स भी ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, जैसे लेमन और ऑरेंज का बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। सीड्स की अगर बात करें तो नक्स बोमिका की जो सीड होती है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा कोलिशियम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें गम्स की बात करें, गम्स GUMS, गम्स का कुछ दूसरा मतलब नाम समझिए, गम्स GUMS, गम्स का मतलब हो गया अकेसिया और अगार, जो भी चीजें होती हैं ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ड्राइड जूस की फॉर्म में अगर एलोए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बार में कटैचू, ठीक है, कटैचू आप लोगों ने देखा होगा कटैचू। दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हो गई एग्जांपल के बारे में मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जांपल में। इसके अलावा मार्फोलॉजिकल क्लास में और चीजें स्टडी करें। दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, यानी कि जो भी हमें प्रैक्टिकल पर्पज किया जाता है वो किससे किया जाता है, मार्फोलॉजिकल से स्टडी करते हैं। यानी मान लीजिए किसी भी लीफ पे हमें स्टडी करनी है तो कौन सा कैरेक्टर हुआ, मार्फोलॉजिकल। किसी के बार्क पे स्टडी करनी है तो कैसा हो गया, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसलिए बोला जाता है कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। इवन इफ द केमिकल नेचर इज नॉट नोन और ड्रग कैन बी स्टडी इन द बेसिस ऑफ देयर मार्फोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर मान लीजिए किसी ड्रग का केमिकल नहीं पता है आपको तो उसे किस प्रकार क्लासिफाई करेंगे, मार्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल इन द आइडेंटिफाइंग द एडल्टरेंट यूज्ड। एडल्ट्रेशन आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी, एडल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, लेकिन आप लोगों को कुछ मैं आउटलाइन दे देता हूं, क्योंकि एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। अगर आप मिलावट करते हो किसी चीज की तो केमिकल की अगर मिलावट कर देते हैं तो आप केमिकल तो जान नहीं पाओगे, इसलिए मार्फोलॉजिकली बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होता है किसी भी एडल्ट्रेशन के लिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एडल्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे पपाया सीड होता है और क्या होता है, एक होती है मरीच, आप लोगों ने मरीच देखा होगा, काली मिर्च जो आती है, काली मिर्च आती है, दोनों का अगर साइज देखें तो सेम होता है, कलर भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ मार्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें केमिकली देखना होगा तो हम केमिकल कहाँ से देखेंगे उसका, भाई बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा उसका केमिकल देखना, इसलिए मार्फोलॉजिकली देख के हम उसको अलग अलग कर सकते हैं कि इसमें एडल्ट्रेट किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, ये होता है एडल्ट्रेशन और इसमें हेल्प करता है क्या, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। एनिमल ड्रग एंड द मिनरल ड्रग आर डिफिकल्टी टू क्लासिफाई बाय दिस मेथड।
जो एनिमल ड्रग्स होती हैं, एनिमल ड्रग्स होती हैं, क्या होता है एनिमल ड्रग्स में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा आती है, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए उसका डिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है मुश्किल होता है। मार्फोलॉजिकली मतलब कि लीफ वगैरह जो भी पार्ट होते हैं अलग अलग होता है, वो थोड़ा समझने में आसानी होती है, लेकिन एनिमल ड्रग होता है इसमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मार्फोलॉजी ड्रग आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दो ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसके लिए नोट्स से जरूर प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि नोट्स में इसका कंप्लीट जो कंटेंट है वो दे दिया गया। इसमें तो हमने एग्जांपल ले रखा है ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, तो आप लोग नोट्स से जरूर प्रेफर कीजिएगा, जो आपको वेबसाइट notescard.com पे मिल जाएगी, ठीक है, और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, और इसका नोट्स आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बार बार पूछा जाता है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें, आप ड्रग को वहां पे नोट्स देखकर उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वो प्लांट और एनिमल सोर्स से प्राप्त होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वो प्लांट एनिमल सोर्स के अलावा मिनरल सोर्स से भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वो हमें डायरेक्ट प्लांट पार्ट से मिलता है, यानी कि प्लांट का जो डायरेक्ट पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। अब या तो वो ड्राइड हो या तो फ्रेश हो, जैसे लीफ हमने ले लिया, या तो लीफ को हमने लिया, या तो हमने फ्रेश ले लिया, या तो उसको हमने सुखा के लिया, ठीक है, दोनों कंडीशन में हमने क्या लिया, प्लांट का पार्ट लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, प्लांट का पार्ट होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होता है वो प्रोडक्ट होता है प्लांट का, प्लांट से अंतर्गत से जो प्रोडक्ट निकला, यानी जो भी केमिकल्स निकले उसे क्या बोलेंगे हम, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होता है, जो सेलुलर मटेरियल होता है, यानी जैसे मान लीजिए लीफ होती है, लीफ में सेल क्या होती है, अरेंज्ड होती है एक मैनर में, ठीक है, एक वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज्ड होती है, और उसमें सेल क्या होते हैं, सेल इजिली सेपरेट किए जा सकते हैं, और वो कैसा होता है, सॉलिड इन नेचर होता है। तो हमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में ये याद रखना होगा कि जो सेलुलर जो एग्रीगेशन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और वो सॉलिड नेचर की होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होती है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं होता है सेल कहाँ पे है कहाँ नहीं है, और उसके अलावा जो सेल का जो हमारा ड्रग होगा उसका नेचर सेमी सॉलिड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है, दे डिफाइन द मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है प्लांट के मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। एग्जांपल जैसे डिजिटलिस लीफ, इफेड्रा स्टीम और क्लोव बर्ड, तुलसी लीफ, ये सारी चीजें जो है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को दर्शाती है। तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर को बताता है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर का मतलब टेस्ट, कलर, ऑर्डर, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आगे, बहुत ज्यादा ही डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर को देखने के हेल्प करती है, जैसे अगार, जिलेटिन, हनी, इसेंशियल ऑयल्स, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मेनली यूज होता है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जानने के लिए, और अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होती है उसका यूज होता है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर जानने के लिए। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी तो इसमें डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और इनऑर्गेनाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, in this classification drug are placed together which show the similar pharmacological function or therapeutic effect, यानी कि इसमें क्लासिफाइड ड्रग को उस टाइप के क्लासिफाई किया जाता है जो ड्रग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ड्रग लैक्सेटिव की तरह काम कर रही है, अगर हमने कोई फिर दूसरा ड्रग ले लिया वो भी अगर लैक्सेटिव की तरह काम कर रही है, तो उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, और उनको हम एक कैटेगरी में रख देंगे। अगर कोई ड्रग लैक्सेटिव की तरह काम कर रही है और कोई ड्रग जो हो रही है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग कैटेगरी की ड्रग हो जाएंगी। तो आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल सबसे पहले क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और इसका एग्जांपल ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, इसका एग्जांपल है ओपियम, कैनबिस, नक्स वोमिका। और नक्स वोमिका हेडलाइन ओके अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि नक्स वोमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना और इफेड्रा भी होते हैं। इसके अलावा कार्बोनेटिव्स में क्या आता है, कोरिएंडर, कार्वे, सिनामन और क्लोव, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर एग्जांपल भी हैं। अदर एग्जांपल में क्या आता है, लैक्सेटिव आ जाएगा। लैक्सेटिव में क्या यूज किया जाता है, कैस्टर ऑयल, आप लोगों ने जनरली सुना होगा कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है लैक्सेटिव ग्रुप में। एस्ट्रेजेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एस्ट्रीजेंट के बारे में, क्योंकि पिछले ईयर ये क्वेश्चन आया था एस्ट्रीजेंट में एग्जाम्पल पूछा था एस्ट्रीजेंट का, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी कि हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें दिया गया था एस्ट्रीजेंट का एग्जाम्पल छाटिए, तो उसमें क्या आता है, कटेचु। नेक्स्ट अगर बात करें डायोरेटिक्स में, डायोरेटिक्स का एग्जाम्पल होता है गोखरू और पुनर्नवा। कार्डियोटोनिक्स डिजिटेलिस और अर्जुना, डिजिटेलिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी हाइपरटेंसिव रोल्फिया, एंटी रिथमेटिक्स गुगुल और कोल्चिकम। एंटी ट्यूमर में आता है विंका, एंटी मलेरियल शिंकोना, एंटी डायबिटिक पेट्रोकार्पस और जिम्नेना साइलेवेस्ट्रो, एंटी टस्यू वसाका टोलुबाल्सम और तुलसी। वेटर्स में नक्स बोमिका और शिंकोना आते हैं। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर ली। इसमें तो कंप्लीट एग्जांपल नहीं दे रखा है, लेकिन आप डायरेक्ट वेबसाइट notescard.com पे जाके वहां से डायरेक्ट उसको क्लासिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछ लिए जाते हैं इससे, तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको वेबसाइट से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके अलावा अगर देखें कभी कभी क्या होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, कभी कभी एक ड्रग दूसरी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिफरेंट होता है, तो कभी कभी उसको भी एक साथ रखना पड़ता है, क्योंकि उसके केमिकल नेचर को देखने के हिसाब से जब दोनों को डिफरेंस किया जाता है तो कभी कभी उसको एक साथ रख लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ याद रखिएगा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलग अलग ड्रग का अलग अलग केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट इसी के अंतर्गत फार्माकोलॉजिकल, जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल एड्स आर आल्सो अ क्रूड ड्रग, जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जैसे हनी वगैरह होते हैं, जो एडिटिव सब्सटेंस होते हैं जैसे हनी हो गया, विच आर नॉट प्लेस द क्लासिफिकेशन बिकॉज द फार्मास्यूटिकल हैज सो मेनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यानी फार्मास्यूटिकल एड को किसी भी फार्माकोलॉजिकल यानी कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फार्मास्यूटिक यानी कि ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे उसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। याद रखिएगा फार्मास्यूटिकल एड को फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अलग अलग नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ही मल्टी पर्पज इफेक्ट होता है, इसलिए उसको अलग अलग नहीं किया गया है। इसमें कई एग्जांपल और है। However, the drug which are dissimilar in action of the mechanism even though the therapeutic effect is same। आप लोगों को मैंने बताया ना अभी कि कभी कभी क्या होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनका मेन पर्पज होता है यानी कि मेन मैकेनिज्म होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट होना होता है, वो सेम होता है। जैसे बल्क परगेटिव एंड इरिटेंट परगेटिव दोनों अलग अलग है, डिसिमिलर एक्शन होता है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, परगेटिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द सम ड्रग with the two different action in the body may be classified separately at the both places, for example सिंकोना, यानी कि हो सकता है कि एक ड्रग टू टाइप के फार्माकोलॉजिकल एक्शन अलग अलग शो कर रही है, तो उसको क्या करेंगे हम दोनों क्लासिफिकेशन में रख देंगे। जैसे सिंकोना को एंटी मलेरियन में भी रखा जाता है, ठीक है, सिंकोना को एंटी मलेरियन में एंड बिटर्स में भी और स्टूमुलेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन देखिए, इन दिस क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग आर पुट टुगेदर which are content the similar chemical constituent. It is a very important aspect in the classification system because chemical are responsible for the pharmacological action। तो केमिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमके केमिकल नेचर जानना है, और केमिकल नेचर कब हम जान सकते हैं, जब इसका लेबोरेटरी में टेस्टिंग करेंगे। ऐसे तो केमिकल नेचर जान नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता है, उसके बाद जो उसका केमिकल नेचर रहता है उसके हिसाब से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। इसका बहुत ज्यादा ही ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब टाइप हम केमिकल्स में बात करें तो एल्केलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया और वोलेटाइल ऑयल हो गया। तो एल्केलॉइड्स में इपेकॉक, विंका, ओपियम, टी, इकोनाइट, ये एल्केलॉइड्स के एग्जांपल है। डिजिटलिस, लिक्वेरिस, ये होते हैं ग्लाइकोसाइड। और वोलेटाइल्स के एग्जांपल है पिपरमेंट, क्लोव, यूकेलिप्टस। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल और हैं। टेनिन्स हो गया, टेनिन्स का एग्जांपल हो गया काइनो, कटेचू। रेजिन्स हो गया, रेजिन्स का एग्जांपल है टेनिन्स का एग्जांपल है बेंजोइन, टोल्यूबाल्सम और एसाफोइटिडा, ये एग्जांपल है। और रेजिन का एग्जांपल है गूगल। और नेक्स्ट हम बात करें विटामिन, ईस्ट, कॉड लिवर आयल। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो पपाया और डायस्टेज ईस्ट होता है। ये सारे एग्जांपल हैं किसके, केमिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और वो क्या कभी कभी ये भी होता है कि एक ड्रग में कई सारे केमिकल्स होते हैं, तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एल्कोलाइड्स एंड सिंकोना जो होता है, क्या एल्कोलाइड्स भी में प्लेस किया जाता है और ग्लाइकोसाइड में भी प्लेस किया जाता है, क्योंकि उसका केमिकल नेचर दोनों है, दोनों केमिकल्स को रखता है, इसलिए उसको हम दोनों जगह क्लासीफाई कर देते हैं। इसके अलावा नटमेग भी है, जिसका क्या फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल दोनों के रूप में उसका यूज किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन दिस क्लासिफिकेशन कंबाइन द टू क्लासिफिकेशन फॉर द डिफाइन द क्रूड ड्रग इन विच वी इन्वेस्टिगेट द ड्रग कैटेगरी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन मेनी crude drug which contains the chemical constituent which are the belong to the similar classes are correlated similar species or family or division। इसमें क्या होता है, केमिकल्स को पहले पहचाना जाता है, उसके बाद उसकी टेक्सोनॉमिकल स्टडी की जाती है यानी स्पीसीज फैमिली, और उसके बाद से नई कैटेगरी बनाई जाती है और उसमें ड्रग को प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ये उसका होता है क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, कीमोटेक्सोनॉमिकल 2 क्लासिफिकेशन को मिक्स करके बनाया जाता है। एक तो केमिकल नेचर पहले देखा जाता है, फिर उसके बाद उसका टेक्सोनॉमिकल नेचर देखा जाता है और दोनों को ऐड करके क्या किया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है ड्रग को। ठीक है, in this system equal importance is given to the taxonomical status and chemical constituent। there are the certain type of the chemical which are characteristic the specific class of the plant। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, वही बेसिकली केमिकल्स को देखा गया है और उसकी टेक्सोनॉमी को देखा गया है, और जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक क्लास से मैच करता है उसको एक क्लास में रख दिया जाता है, जिसका अदर क्लास से मैच करता है उसे अदर क्लास में रख दिया जाता है। ये होता है केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। दिस कैरेक्टर्स मोस्ट ऑफन स्टडी इन द केमोटेक्सोनॉमी are secondary metabolite of the pharmaceutical significance such as the alkaloid, glycoside, flavonoid etc। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कीमोटेक्सोनॉमिकल में जो भी स्टडी हो रही है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस, एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनाइड्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और बेसिकली इन्हीं का क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है हमें केमिकोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमें एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनाइड्स में केमिकल अलग करना होता है, उसका स्पीसीज, फैमिली या ऑर्डर जानना होता है, उसके बाद अलग अलग क्लास में उसको प्लेस करना होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, जो ये एल्कोलाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, वो कौन क्या चीजें हैं, तो ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट और अगला क्लासिफिकेशन और ये लास्ट क्लासिफिकेशन होगा, सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द हाईली स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एनिमल ड्यूरिंग द एनी इन्फेक्शंस आर हार्म। ये बेसिकली प्रोटीन स्टडी होती है, प्रोटीन की स्टडी की जाती है, इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज की स्टडी की जाती है और उसके हिसाब से उसको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हुआ यानी कि आपके अंदर कोई एंटीजन आया, अब वो एंटीजन आएगा तो आपकी बॉडी बचने के लिए एंटीबॉडीज सिक्रीट करेगी। अब वो एंटीबॉडीज के बारे में हम डिस्कशन यानी कि स्टडी करेंगे, एंटीजन के बारे में स्टडी करेंगे और दोनों को क्लासिफाई कर देंगे कि ये किस क्लास से रिलेटेड ड्रग है। इसे क्या बोलते हैं, सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली serology the scientific study of the blood for diagnosis of our immunity power of the are defining our immunity efficiency by the production of antibody against the pathogen or the introducing substances। सेरोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है ब्लड की स्टडी की जाती है, उसके अंतर्गत हमारी कितनी इम्यूनिटी यानी कि हमारी कितनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस है या बनी हुई है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब वो स्टडी करते हैं तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारे बॉडी में एंटीबॉडी है और वो किस क्लास की एंटीबॉडी है। इसका क्या होता है, प्रोसीजर भी होता है। इसका प्रोसीजर आपको मिल जाएगा, किसमें आपको मिलेगा, इसका प्रोसीजर हमारी वेबसाइट notescard.com पे आपको इसका प्रोसीजर मिल जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर समझा देता हूँ क्योंकि पीपीटी में इतना कंटेंट नहीं, इतना ज्यादा उसका चार्ट जो था इतना लंबा था तो उसको बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, आप वहां से प्रोसीजर को डायरेक्ट देख सकते हैं। जो कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में इंटर हुआ तो उस पर क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेगी। अब वो जो एंटीबॉडीज बनेगी उस एंटीबॉडीज को हम अपनी बॉडी से निकाल लेंगे। ठीक है, अपनी एंटीबॉडीज निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करेंगे, सेम यही एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे एनिमल्स पे करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे
इंसेक्ट का या किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का केमिकल्स लिया हमने और हमारे अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो अंदर एंटीबॉडीज बनेगी और उसका भी एंटीबॉडी निकाल लिया। अब इन दोनों को सेपरेटली निकाल लिया, यानी कि एंटीजन दोनों एक्सपेरिमेंट जो किया था उसका एंटीजन और दोनों का एंटीबॉडीज, अब दोनों की अलग अलग स्टडी करेंगे, दोनों की अलग अलग स्टडी करेंगे। अगर मैच खा रहा होगा दोनों एक दूसरे से, अगर मैचिंग खाएगा तो उसको क्या करेंगे, एक मतलब कैटेगरी में रख देंगे। अगर अदरवाइज जो अगर मैच नहीं खा रहा है तो उसको क्या करेंगे, अदर कैटेगरीज में रख देंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ में आ रही है कि अलग अगर सेम हुआ तो उसको एक कैटेगरी में रख देंगे, अगर अलग अलग हुआ तो उसको अलग अलग कैटेगरी में रख देंगे, जिसके पास क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इसी क्या होगा, इसी को क्या हम बोलते हैं, सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। A lot of human activities generate greenhouse gases, generating electricity, transportation. नेक्स्ट, अगर आगे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स। तो चलिए आइए समझते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। तो किसी भी क्रूड ड्रग की क्वालिटी को चेक करने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत हम जानते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए कि आपने नीम की पत्ती ली। अगर नीम की पत्ती को डायरेक्ट खाना या इनहेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा कड़वा होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब नीम की पत्ती को मॉडिफाई करके या तो टैबलेट की फॉर्म में बना लेते हैं या कैप्सूल के फॉर्म में बना लेते हैं। अब हमें यह भी चेक करना होगा कि जो हमारा टैबलेट और कैप्सूल में केमिकल है वो नीम की पत्ती में जो प्रेजेंट केमिकल है दोनों सेम है या नहीं है। अब इस चीज को क्वालिटी को चेक करना ही हम समझेंगे इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग में। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं एडल्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक हमारा है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन आर डिफाइंड एज एडमिक्सचर ऑफ यूनाइन आर्टिकल्स विद स्पूरियस या हार्मफुल सब्सटेंसेस। एडल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, एडल्ट्रेशन एक मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, एक ओरिजिनल मटेरियल होता है और एक एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेंट बोलते हैं। यानी कि ओरिजिनल मटेरियल और प्लस एडल्ट्रेंट को मिलाकर क्या बनता है हमारा, एडल्ट्रेशन बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमने एडमिक्सचर यानी कि जो हमने ओरिजिनल मटेरियल के साथ एडल्ट्रेंट मिलाया, हो सकता है जो एडल्ट्रेंट है हमारे ओरिजिनल मटेरियल पे हार्मफुल इफेक्ट डाले, उसी को बोला जा रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो हार्मफुल सब्सटेंस का मतलब कि हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट को या क्या करेगा, वो खराब कर देगा, इसलिए एडल्ट्रेशन। इसको समझ लिया आपने। द एक्शन ऑफ द मेकिंग समथिंग पुअरर इन क्वालिटी बाय द एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज द एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन के दौरान जब हमने एडल्ट्रेंट को मिलाया तो हो सकता है कि वो हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट को खराब कर दे। ठीक है, ये सारी चीजें होती है एडल्ट्रेशन के अंतर्गत। आप लोगों को बता दूं कि आज का टॉपिक जो है बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको समझिएगा और कंप्लीट लेक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों का जो आगे वाला कंसेप्ट है, आगे आने वाले जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे डेली लाइफ से भी बहुत ज्यादा मैच खाता है। इसलिए आज का लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरा कंप्लीट लेक्चर देखें। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मिक्सचर ऑफ पपाया सीड विद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आपने देखा होगा, काली मिर्च, वो क्या होती है, राउंड और ब्लैक कलर की होती है। उसके अलावा पपाया सीड भी क्या होता है, राउंड और ब्लैक कलर का होता है। जब पपाया सीड क्या होता है, सूख जाता है तो वो कैसा दिखता है, एकदम मतलब ब्लैक पेपर की तरह रिजेंबल करता है। ठीक है, एकदम ब्लैक पेपर की तरह रिजेंबल करता है। अब दोनों रिजेंबल करेगा, अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो आप लोगों को डिफरेंस करना उन दोनों में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर ऑफ पाउडर ऑफ ब्रिक एंड द रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हमारा रेड होता है और उसी प्रकार हम ब्रिक का यानी जो ईंट होता है हमारा वो भी लाल कलर का होता है। अगर उसका पाउडर हम रेड चिली में मिला दें तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये एडल्ट्रेट है या नॉन एडल्ट्रेट है। तो इस प्रकार एडल्ट्रेशन किया जाता है और मेन एडल्ट्रेशन का एम क्या होता है, तो प्रॉफिट कमाना। एडल्ट्रेशन का मेन एम क्या होता है, तो प्रॉफिट कमाना होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एडल्ट्रेशन का मेन एम क्या होता है, तो प्रॉफिट पहुंचाना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेटिंग द ड्रग। ड्रग को किस प्रकार यानी कैसे एडल्ट्रेट किया जाता है उसको समझते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एडल्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर कंट्रीज।
यानी कि एडल्ट्रेशन किस प्रकार का होगा और कैसा होगा वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या एडल्ट्रेट करना है और क्या क्या एडल्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री है, उसकी इकोनॉमी का रेट बढ़िया है, अच्छी है, तो वहां पे जो पेट्रोल वगैरह होगा उसमें एडल्ट्रेट नहीं किया जाता है, उसको प्योरली पेट्रोल या डीजल यूज किया जाता है। और कई जगहों पे है जहाँ पे कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या, अगर डायरेक्ट हम पेट्रोल और डीजल, प्योर डीजल पेट्रोल यूज करें तो बहुत ज्यादा क्या होगा, वो कॉस्टली होगा, इसलिए वहां पे एडल्ट्रेट करके डीजल या पेट्रोल को बेचा जाता है या उसको सेल किया जाता है। तो ये होता है कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है एडल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एंड एडल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग मे बी एक्सीडेंटल। जो भी एडल्ट्रेशन होता है कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंटल हो जाता है। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि न चाहते हुए भी वो काम हो जाता है, एडल्ट्रेशन न चाहते हुए भी काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें कई वैरायटी के चावल या धान आ रहे हैं मार्केट में। अब कभी कभी क्या होता है, अचानक आप नहीं समझ पाते हैं तो एक दूसरे के साथ वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल। आपने जानबूझ के तो नहीं किया, वो अब गलती से उसमें चला गया, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया, तो आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन इज ए वेरी कॉमन विद ड्रग विच आर सोल्ड इलीगली। और एडल्ट्रेशन जो है आपको कहां पे कॉमन दिखेगा, जहां पे इलीगल ड्रग को सोल्ड किया जाता है। ठीक है, जनरली जहां पे ड्रग बनती है, तो इसलिए पेटेंट दवाएं जो ज्यादा, आप लोग पेटेंट दवा पे क्यों भरोसा करते हैं, क्योंकि पेटेंट दवा में ऐसा माना जाता है कि मतलब उस पर कुछ ज्यादा एडल्ट्रेट नहीं किया जाता है। जबकि जेनेरिक दवाएं सस्ती भी होती हैं, तो उसमें हो सकता है कभी कभी एडल्ट्रेट किया जाता है। कई कंपनियां हैं जो इलीगली तौर पे सोल्ड करती हैं, तो उसमें क्या एडल्ट्रेट कर सकती हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो इलीगली होता है। ठीक है, तो ये ड्रग के केस में होता है। तो आप लोगों को, आई होप आप लोग सभी लोगों को एडल्ट्रेशन तो कंप्लीट पूरी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मेथड ऑफ एडल्ट्रेटिंग ड्रग। फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर ड्रग एडल्ट्रेशन। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन विथ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर मटेरियल्स, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड मटेरियल, फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन विथ चीप नेचुरल सब्सटेंसेस, एडल्ट्रेशन विथ नॉन प्लांट मटेरियल, एक्सेसिव एडवेंटिशियस मटेरियल। ये है इसके बारे में कि ये कैसे, कौन कौन सा जो मेथड होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टेप वाइज समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन विथ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। इसमें क्या है, दिस इज डन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल विच रिजेंबल्स वेरियस ड्रग इन फॉर्म एंड अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, ड्रग को जो एडल्ट्रेट किया जाता है, यानी कि मान लीजिए जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसके साथ जो सब्सटेंस मिलाया जाता है, वो उसमें कलर, यानी कि उसका जो कलर होता है, अपीयरेंस, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है, पैराफिन वैक्स हैज बीन कलर्ड येलो टू सब्स्टिट्यूटेड विद बी वैक्स। आपने बी वैक्स देखा होगा, येलो कलर का होता है, उसमें क्या किया जाता है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, बी वैक्स जो होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। उसमें क्या किया जाता है, पैराफिन वैक्स को एडल्ट्रेट कर दिया जाता है। अब बी वैक्स में जब पैराफिन वैक्स को ऐड कर देंगे तो जिससे क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि हम बी वैक्स के रेट पे ये पूरा कंप्लीट अपना जो हमारा जो कंटेंट बना रहा है उसको हम बेच सकते हैं। तो हमें क्या हुआ, फाइनली हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये चीजें आप समझिएगा, पैराफिन वैक्स हैज बीन कलर्ड येलो, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन विथ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल कैसे किया जाता है। इसी प्रकार आपने देखा, सुना भी होगा ग्रीस, जो ग्रीस आपने देखा होगा कि जो कि मोटरसाइकिल या पैन में लगाने के लिए जो ग्रीस होता है वो लगाने के लिए आता है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा क्या, वो कैसी होती है, तो वो भी येलो कलर्स की होती है। उसमें क्या किया जाता है, कभी कभी पोटैटो को मिक्स कर दिया जाता है। समझिए इस बात को, कैसी विडंबनाएं होती है हमारे देश में कि उसमें पोटैटो को मिक्स कर दिया जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आती है। ये डेली लाइफ में, मैंने बोला ना आपको कि आज का जो टॉपिक है वो डेली लाइफ से मिलता जुलता है और बहुत ही ज्यादा समझने वाला टॉपिक है। तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, जिससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर मटेरियल। ड्रग आर समटाइम्स एडल्ट्रेटेड एंड सब्स्टिट्यूटेड विथ स्टैंडर्ड कमर्शियल मटेरियल। कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल मटेरियल, जो भी हमारा कमर्शियल मटेरियल होता है उसके साथ, मतलब मान ली कमर्शियल मटेरियल कोई भी है, उसको अगर हम बना रहे हैं तो उसी का कुछ पार्ट होता है, उसको ऐड करके हम क्या, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। और ये इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझ में आप लोगों को इजीली आ जाएगा। द कॉमन एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इन एडल्ट्रेशन ऑफ क्लोव बाय द मदर क्लोव। जो हम क्लोव खाते हैं वो क्या होता है, बेसिकली बर्ड होता है, बर्ड होती है, उसी में ज्यादा उसका टेस्ट आता है, क्लोव का टेस्ट आता है। उसके अलावा मदर क्लोव होती है जो कि पुरानी हो चुकी क्लोव होती है, जिसका हम यूज नहीं होता है, जो यूज नहीं होता है उसको भी क्या किया जाता है,
क्लोव बड के साथ ऐड कर दिया जाता है। अब क्लोव बड के साथ ऐड कर दिया गया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, और उसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो हम क्लोव बड के रेट पे उसको आसानी से बेच सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको एग्जांपल समझ आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सेफ्रॉन इज एडल्टरेटेड विद ड्राइड फ्लावर ऑफ कैरेथमस टिंकेरियस सेफ्लावर। ठीक है, सेफ्लावर होता है जो कैसा रिजेंबल करता है, जिसका जो फ्लावर होता है ना वो सेफ्रॉन जो होती है, सेफ्रॉन यानी केसर जो होता है उसी के कलर का होता है वो। तो जब केसर के साथ सेफ्लावर को ऐड कर दिया जाता है, अब सेफ्लावर क्या होता है, जनरली सस्ता होता है, बहुत ही ज्यादा उसका कोई ज्यादा मीन्स नहीं होता है, जबकि सेफ्रॉन का आप लोग, केसर का आप लोगों को तो पता ही होगा, केसर बहुत ज्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अब सेफ्रॉन के रेट पे हम उसको सेफ्लावर को बेच देते हैं, जिससे हमें क्या फाइनली मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब एक चीज समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं हम सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड मटेरियल, यानी कि किसी भी सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड मटेरियल। एग्जॉस्टेड मटेरियल द वेजिटेबल रेजिड्यू व्हिच रिमेंस आफ्टर द ओरिजिनल मटेरियल हैज बीन यूज्ड फॉर द ड्रग प्रिपरेशन। कॉमन एग्जांपल इसको समझिएगा, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उससे जो एग्जॉस्ट मटेरियल निकलेगा, जो भी एग्जॉस्ट मटेरियल बनेगा, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका रीयूज करके हम उसको क्या करते हैं, ड्रग बनाने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे, एक तरह से हम एडल्ट्रेशन ही बोलेंगे। ठीक, एग्जांपल से समझते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अलेक्जेंडर सेना विद अरेबियन सेना, जब सब्स्टिट्यूशन किया जाता है अलेक्जेंडर सेना को अरेबियन सेना के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के एडल्ट्रेशन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड मटेरियल, एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, यूज ऑफ एग्जॉस्टेड क्लोव एंड जिंजर फॉर एडल्ट्रेशन। तो जो भी हम क्लोव बना रहे थे, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बड क्लोव को, यानी कि जो क्लोव होता है उसका हम बड खाते हैं, तो जो मदर क्लोव होता है उसका और जिंजर का जो एग्जॉस्ट निकला उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रग बनाने में यूज कर लेते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे, हम एडल्ट्रेशन ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डी, सब्स्टिट्यूशन विद चीप नेचुरल सब्सटेंसेज। समटाइम्स ड्रग आर एडल्ट्रेटेड विद चीपर नेचुरल सब्सटेंसेज व्हिच हैव नो रिलेशन टू द गियोनाइन आर्टिकल्स। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है उसके साथ हम किसी भी चीपर नेचुरल सब्सटेंस को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करके उसको क्या बना देते हैं, ऐड करके हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, और क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। हालांकि उसका कोई मीन्स नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और उसका हम यूज करते हैं। एग्जांपल समझते हैं, जापान वैक्स फॉर द वी वैक्स एंड स्टेकुला कम फॉर ट्रेगाकैंथ, यानी कि जो वी वैक्स होता है हमारा बहुत ज्यादा ही महंगा होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, जापान वैक्स को ऐड कर देते हैं। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी जो हमारा गियोनाइन सब्सटेंस है वी वैक्स, इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जापान वैक्स का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जब ऐड कर देते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और हमें फाइनली प्रॉफिट मिल जाता है। नेक्स्ट, स्टेकुलिया कम फॉर ट्रेगाकैंथ, और ट्रेगाकैंथ इसी प्रकार बहुत ज्यादा ही महंगा होता है, उसके साथ या स्टेकुलिया गम को मिला दिया जाता है तो वो भी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और फाइनली प्रॉफिट होता है। तो मेन कहने का मतलब है कि एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, मेन होता है प्रॉफिट गेन करना। तो आप लोग लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अब एक चीज आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या एडल्ट्रेंट जो होगा, जो भी एडल्ट्रेशन हमारा किया जा रहा है, मेन सब्सटेंस के साथ जो भी एडल्ट्रेंट मिलाया जाता है, क्या वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में हो सकता है? आप लोग सोचिएगा, क्या हो सकता है? तो आप लोगों को बता दूं, हाँ हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपका जो इनिशियल सब्सटेंस है, अगर आपका इनिशियल सब्सटेंस सॉलिड है तो आप सॉलिड ही तो मिलाएंगे उसमें, आप उसमें लिक्विड तो मिलाएंगे नहीं। तो इस प्रकार एडल्ट्रेंट तो हमारा क्या होगा, सॉलिड हो सकता है। अगर हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस लिक्विड है तो उसके साथ लिक्विड मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है। अगर गैसियस है तो गैसियस मिला देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, गैसियस सब्सटेंस हो सकता है। तो जो हमारा एडल्ट्रेंट होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों स्टेज में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे एडल्ट्रेशन विथ नॉन प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल आर समटाइम्स एडल्ट्रेशन विथ वर्थलेस नॉन प्लांट मटेरियल। कभी कभी क्या होता है, प्लांट मटेरियल, जैसे प्लांट मटेरियल, सपोज दैट क्लोव का एग्जांपल ले लीजिए आप, क्लोव का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे क्लोव का एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो क्लोव के एग्जांपल हमने लिया तो क्लोव बड को खाते हैं, जबकि मदर क्लोव का हम यूज नहीं करते हैं। अब मदर क्लोव जो है वो क्या है, एग्जॉस्टेड मटेरियल यानी कि वर्थलेस मटेरियल, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको भी ऐड कर देते हैं। अब उसको भी ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, क्वांटिटी को बढ़ा देगा। अब क्वांटिटी को बढ़ा देगा तो हमें फाइनली प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एफ पॉइंट था एक्सेसिव एडवेंटिशियस मटेरियल। एक्स्ट्रा जो एडवेंटिशियस मटेरियल होता है, नहीं जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था उसको हम लीफ की तरह, अगर मान लीजिए हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है अगर लीफ की तरह है तो हम किसी दूसरे लीफ की पत्ती को आके उसमें मिला देंगे। तो इस प्रकार के जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सेसिव एडवेंटिशियस मैटर एडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया एडल्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीजें कैसे पहचान की जाएगी, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे
नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 2, इसको हमने डिवाइड कर रखा है यूनिट नंबर 2 में। तो आइए समझते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मींस आइडेंटिफाई ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन करने के लिए, ड्रग की जांच करने के लिए हमें उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी का पता लगाना होगा। सबसे पहली बात, इट इज आल्सो इंक्लूड द डिटेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ एडल्ट्रेशन इन द क्रूड ड्रग, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस में एडल्ट्रेशन हुआ है तो किस स्टेज तक एडल्ट्रेशन हुआ है, कितनी मात्रा में एडल्ट्रेशन हुआ है और किस सब्सटेंस से एडल्ट्रेशन हुआ है। ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में। तो यही पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। The morphological character may suffice the need for the detection, but in case of the powder drug is microscopic characters, while in case of the liquid drug, chemical traits and one of the physical standards such as the specific gravity, optical rotation, solubility, etc. may be helpful in the detection of the adulteration. कभी-कभी adulteration में क्या होता है? एडल्ट्रेशन में कभी कभी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के यह पता बता सकते हैं कि हाँ इसमें एडल्ट्रेट हुआ है, क्योंकि जब एडल्ट्रेंट होता है, जो हमारा एडल्ट्रेंट होगा, अगर उसका जो मार्फोलॉजी होगा हमारे इनिशियल सब्सटेंस से मैच नहीं खाएगा, इसका मतलब कि क्या हुआ है, वो मार्फोलॉजिकली क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस है, यानी कि एडल्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए पाउडर्ड फॉर्म है, कोई भी ड्रग हमारा है पाउडर्ड फॉर्म है, तो उसकी क्या हमें देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे कि उसका जो पार्टिकल है वो कितने साइज का हो रहा है, पार्टिकल्स में कैसी उसका नेचर, पार्टिकल्स का नेचर है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, लिक्विड ड्रग है, अगर मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रग है तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, केमिकल टेस्ट उसका करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे, तो जिससे पता चल जाएगा कि अगर अलग अलग सब्सटेंस में अगर उसमें एडल्ट्रेशन किया गया तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ अलग अलग सब्सटेंस का एडल्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, और कुछ ड्रग का होता है जो फिजिकल स्टैंडर्ड किया जाता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि एडल्ट्रेंट और जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है, दोनों की जब स्पेसिफिक ग्रेविटी एक साथ अगर मैच करेगी तो यानी कि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग हुई, इसका मतलब कि वो एडल्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन और सॉल्युबिलिटी भी देखी जाएगी। ये सारी चीजें हैं हमारे इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, क्रूड ड्रग के मेन पॉइंट। इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को डिसाइड करते हैं कि कौन सा ड्रग कैसे है। आगे हम बढ़ते हैं। द मेथड आर एम्प्लॉयड इन डिटेक्टिंग द एडल्ट्रेशन इज क्विनाइन ड्रग्स. The crude drugs can identified on the basis of their morphological, histological and chemical studies. तो किसी भी क्रूड ड्रग को हम मार्फोलॉजिकली, हिस्टोलॉजिकली और केमिकली स्टडी करके उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। द डिफरेंट टेक्निक इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्रूड ड्रग आर एज फॉलोज। तो देखते हैं, समझते हैं फिजिकल इवेल्युएशन। तो फिजिकली आप कैसे उसको एडल्ट्रेशन को जान सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर टू be determined for the drug wherever possible. They may help in the evaluation specifically with reference to the specific gravity, density, optical rotation, refractive index, melting point, viscosity, solubility and different solvent. ठीक है, तो आप समझिएगा इसमें क्या किया जाता है, हम फिजिकल नेचर देखते हैं। जैसे हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है और एक एडल्ट्रेंट है, दोनों की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। अगर एक साथ मैच कर रही है यानी कि एडल्ट्रेशन नहीं है, अलग अलग है यानी कि एडल्ट्रेशन है। नेक्स्ट, डेंसिटी भी देख सकते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन भी देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसे का मतलब, दोनों को हम मेल्ट करेंगे, अगर मेल्टिंग पॉइंट दोनों का सेम हुआ तो एडल्ट्रेशन नहीं हुआ, और दोनों का अगर अलग अलग है यानी कि एडल्ट्रेशन हुआ है। और सॉल्युबिलिटी भी देख सकते हैं, दोनों को सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं, अगर दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम हुई तो कोई बात नहीं, एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर अ केमिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव केमिकल टेंस सच एज एसिड वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, etc. It also help in the proper identification of various of the crude drug. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास लिक्विड ड्रग है तो हम उसकी मार्फोलॉजी देख के तो बता नहीं सकते कि उसमें कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए एडल्ट्रेंट है और हमारा ये इनिशियल सब्सटेंस, दोनों की केमिकल नेचर को हम स्टडी करेंगे। जब हम केमिकल नेचर को स्टडी करेंगे और दोनों का अगर केमिकल नेचर सेम आ गया तो क्या करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे कि एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। और दोनों का अगर अलग अलग आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेशन हुआ है। तो कभी कभी क्या करते हैं, हम टेस्ट करते समय एसिड वैल्यू को भी देखते हैं
कि जो हमारा एडल्ट्रेंट है ओरिजिनल सब्सटेंस है दोनों की एसिडिक वैल्यू क्या है। अगर दोनों की एसिडिक वैल्यू सेम आती है इसका मतलब कि एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर दोनों का अलग अलग आता है यानी कि एडल्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा हम सेपोनिफिकेशन देखते हैं। सेपोनिफिकेशन का मतलब ये होता है, saponification is a process that involves the conversion of the fat, oil or lipid into soap and alcohol by the action of the aqueous alkali। aqueous alkali का मतलब होता है saponification में क्या होता है, किसी भी aqueous alkali में जब उसको हम ऐड करेंगे तो क्या फैट और सोप उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, यानी कि उसमें क्या होता है, मिल जाएगा। तो इस सारी प्रक्रिया को हम देखकर क्या बताते हैं कि उसमें हुआ यानी एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प इन द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आया सभी लोगों को बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप लोग कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसको कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो लेक्चर देखें, क्योंकि आप पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, सभी टीचर्स के अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, सभी टीचर अपना अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। और मेरा मानना यह है कि सभी टीचर लगभग सही ही पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट को। तो कभी कभी टीचरों का अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर बता रहा है एप्पल की, एप्पल APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेव, यानी एप्पल मीनिंग सेव। उसके बाद कोई कह रहा है कि सेव को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है। दोनों सेम ही, दोनों चीजें सेम है। एप्पल मीन्स सेव होता है और सेव को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है, दोनों चीज एक ही है। अब ये आपको समझना है कि एप्पल मीन्स सेव पढ़ना है या सेव को इंग्लिश में कहते हैं सेव, ये चीजें समझना है। तो जब आप एक चीज समझ लेंगे उसमें एप्पल मीन्स सेव, एप्पल मीन्स सेव, अगर इसको 3-4 बार आप समझ लेते हैं तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि एप्पल मीन्स सेव होता है और सेव को इंग्लिश में ही एप्पल कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो आप लेक्चर्स को देखिए, कोई भी टीचर हो आप उनके लेक्चर्स को पहले देखिए और समझिए और खुद एफर्ट कीजिए, किसी चीज को समझने का खुद एफर्ट लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। केमिकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ था, आगे हम बढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। The estimation of potency of the crude drug is done by the means of its effect on the living organism like bacteria, fungal growth or animal tissue or entities animal. It is called as bioassay। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मतलब कि हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट और हमारा एडल्ट्रेंट दोनों पे बायोलॉजिकल का इंपैक्ट देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम ग्रोथ कराएंगे ओरिजिनल सब्सटेंस पे और हम कराएंगे एडल्ट्रेंट पे। अगर दोनों पे ग्रोथ अलग अलग हो रही है यानी कि उसमें एडल्ट्रेशन किया जा सकता है, अगर नहीं तो यानी कि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम उस पर बैक्टीरिया का, फंगल का ग्रोथ कराते हैं उससे भी यह पता चलता है कि एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोएसे भी बोलते हैं। बायोएसे के अंतर्गत आप इसमें बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे उसका बहुत ज्यादा ही प्रोसीजर होता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर होते हैं, एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको आप बायोएसे के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी तो उतना ही पढ़ेंगे हम जितना हमें इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के अनुसार। आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा सिलेबस, तो उसमें डिवाइड किया गया है चैप्टर वाइज और उसमें क्या टाइमिंग भी दे रखी है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेज करके आप पढ़िए ना। पहले जितना हमें कवर करना है उतना कवर करते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, टाइम बचेगी तो उसके आगे भी पढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें आगे की जाएगी, जितना अभी कवर करना है उतना अभी कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पीपीटी में कुछ जो पॉइंट्स है कवर कर लिए हैं। इसके अलावा क्या है, नोट्स में भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है। तो आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे जाके डायरेक्ट उस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। नोट्स को कॉपी करके आप डायरेक्ट लेक्चर की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, थोड़ा पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे notescard.com साइट पे जाइए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। बायोएसी इज द मेजर ऑफ द सैंपल बीइंग टेस्टेड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट एज डेट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। तो वही मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है उसको हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल ग्रोथ कराएंगे। अगर बायोलॉजिकल ग्रोथ अगर सही सलामत है या सही हो रही है, इसका मतलब कि इसमें एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है या एडल्ट्रेशन हुआ है का मतलब कैसे जानेंगे आप। पहले हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था, उसमें ग्रोथ कराया तो उस पर टाइमिंग नोट करेंगे कि देखिए प्रोसीजर समझाते हैं आपको, समझ लीजिए आप लोग आसानी से। जैसे मान लीजिए कि हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिया, अब ओरिजिनल सब्सटेंस में हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ कराएंगे और उसकी टाइमिंग नोट कर लेंगे कि इतने टाइम में इतनी ग्रोथ हुई। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, एडल्ट्रेशन सब्सटेंस को लेंगे। मान लीजिए किसी में एडल्ट्रेशन हुआ है उसको लेंगे, उस पर बायोलॉजिकल ग्रोथ कराएंगे। अब जब उस पर बायोलॉजिकल ग्रोथ कराएंगे तो उसकी भी टाइमिंग नोट करेंगे और उसकी ग्रोथ नोट करेंगे। अगर दोनों सेम आ गया, अगर दोनों सेम है यानी कि एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर दोनों अलग अलग आ रहा है इसका मतलब कि एडल्ट्रेशन हुआ है, कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको इवेल्युएट करने में बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन या ऑर्गेनोलेप्टिक
इट इज रेफर्ड एज इवेल्युएशन ऑफ ड्रग बाय द कलर, ऑर्डर, टेक्स्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर लाइक टच, टेक्सचर एंड साउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। कलर से आप जो हमारा एडल्ट्रेशन हो रहा है, एडल्ट्रेट किया जा रहा है, उसको हम देखेंगे, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट मिला है उसको हम देखेंगे। अगर उसमें सभी जो पार्टिकल्स हमारे यहाँ, सभी जो प्रोडक्ट हैं उसमें क्या है, अगर कलर वगैरह सेम, कलर सेम है, उसका ऑर्डर सेम है, टेस्ट सेम है, साइज सेम है, शेप है, सेम है, तो क्या हुआ, एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर अलग अलग आ रहा है तो उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है। टच करेंगे, टेक्सचर और साउंड, उसको टच करेंगे, अगर टच करने पे अगर उसका नेचर देखा जाएगा, अगर नेचर सेम हुआ तो एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर सेम नेचर नहीं हुआ तो एडल्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द क्रूड ड्रग इन मार्फोलॉजिकल फीचर्स डिस्क्राइबिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ मार्फोग्राफी। तो जो क्रूड ड्रग में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के हम जो भी डिसाइड किए हैं उसको क्या बोलेंगे, मार्फोग्राफी बोलते हैं। उसके मार्फोग्राफी के अंतर्गत इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो द एडल्ट्रेशन ऑफ द सीड ऑफ द साइंकस नक्स बोमिका विथ द सीड ऑफ द स्टाइकोनस नक्स ब्लेंडा, यानी कि कभी कभी क्या किया जाता है, एडल्ट्रेशन स्टाइकोनस नक्स बोमिका की सीड को स्टाइकोनस नक्स ब्लेंडा और स्टाइकोनस पोटैटोरम के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अगर उसको इजीली मिक्स कर दिया जाता है तो आप उसकी मार्फोलॉजी को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। पैरवे विथ इंडियन डील, अलेक्जेंडर सेना विथ डॉग सेना, एक अलेक्जेंडर सेना होता है, उसको जब डॉग सेना के साथ मिला दिया जाता है तो उसको भी आप इजीली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये हो गया मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशन या ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। द माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन आल्सो cover the study of the constituent by the application of the chemical tests to small quantities of drug in powdered form or to histological section of the drug microchemistry। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे जब कोई भी ड्रग पाउडर फॉर्म में है तो इजीली ना तो उसमें हम देखकर उसको पता लगा सकते हैं, ना तो उसका केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, अगर उसका टेक्सचर देखेंगे, अगर टेक्सचर सेम आ रहा है तो एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर डिफरेंट टेक्सचर यानी कि एडल्ट्रेशन परफॉर्म हुआ है। दिस मेथड अलाउ मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग एंड कैन बी यूज आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बाय देयर नॉन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमने पढ़ा था पहले ही, आप लोगों को बताया था ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, जो कि पहले प्लांट के डायरेक्ट सोर्स से निकाली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग या ऑर्गेनाइज्ड इवोल्यूशन करने के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने पढ़ लिया माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजिकल स्टडी आर मेड फ्रॉम द थीन सेक्शन ऑफ द ड्रग। हिस्टोलॉजिकल यानी कि जो पहले तो हमें पता होना चाहिए, जो भी ड्रग का हम इवेल्युएशन कर रहे हैं उसके ड्रग के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। ठीक। माइक्रोस्कोपी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नीफाई परमिट द मिन्यूट स्ट्रक्चर एंड स्टडी द एनलार्जमेंट एंड कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन। तो इसमें क्या हम स्टडी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी पाउडर ड्रग है उसकी माइक्रोस्कोपी को देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, आप लोगों को मैंने पता कि उसका अगर टेक्सचर देखेंगे, अगर सेम आ रहा है या उसकी जो साइज शेप है वो सेम आ रहा है, यानी एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, और तो कुछ अलग अलग आ रहा है तो उसका एडल्ट्रेशन हुआ है। ठीक। आप लोगों को समझ, आई होप आप सभी लोगों को माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन जो भी हमारे इवोल्यूशन थे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट 4th लेक्चर आएगा आप लोगों को, यानी कि चैप्टर नंबर